तो बच्चों रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। आज हम कंप्लीट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट लगभग लगभग 75%। फिर हमारा रह जाएगा 25% वो, और मैग्नेटिज्म हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास टुमारो हम कंप्लीट करेंगे इसको। फिर इसके क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये प्रोसेस जैसे हम चलते आ रहे हैं इस तरीके से ही करेंगे। तो पहला बच्चों स्टार्ट होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट तभी आता है बच्चों जब चार्ज चार्ज आपका क्या करता है बच्चों, मूव करता है। जब मूव करता है तभी आता है। लेकिन अगर चार्ज बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर है, तो वो केवल क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है, फिर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तभी उसके अंदर क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके अंदर क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। चार्ज जब कांस्टेंट है तो उसके अंदर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब चार्ज मूव करा तो उसके अंदर क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था हमने। बायो सेवर्ट लॉ में हमने क्या देखा था, मान के चलो कोई भी एक वायर है, वायर बहुत थिन वायर है और थिन वायर का कुछ ना कुछ लेंथ है। तो हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसकी लेंथ होगी डीएल। ठीक है बच्चों। करंट फ्लो कर रहा है क्या, आई फ्लो कर रहा है। मुझे कोई भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो मैं यहाँ पे एक रेडियल डिस्टेंस ले लूंगा आर। इस आर की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि स्मॉल है, तो इसके वजह से जो डीबी होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो लेंथ के बराबर होगा। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बच्चे, इसके फर्क इसके ऊपर ही फर्क पड़ेगा। अच्छा लेंथ हमने स्मॉल लिया डी है। ठीक है। अब एंगल देख लो। अगर मैं एंगल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, एंगल मतलब स्ट्रेट का अंदर सेंस की परपेंडिकुलर रहेगा, तो उतना ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा के बराबर। लेकिन जितना रेडियल डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहेगा, तो होगा आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से जो डीबी की वैल्यू आती है वो आती है बच्चों के टाइम्स आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि बन जाता है के आई डी एल, अच्छा वो तो ले लिया, साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसकी जिस आर डायरेक्शन में लिया उसी डायरेक्शन बच्चे इसकी रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी, तो हो गया आर। ठीक है। ध्यान से देख लो। अब जो साइन थीटा होता है आपको पता है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फंक्शन। तो के आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपको बता यूनिट वेक्टर को मैं कैसे ले सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों के आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर है, और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, आर क्यूब बन जाएगा। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला ये बना है ऐसे, या तो डायरेक्ट याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो, जो आपको अच्छा लगे। फॉर्मूला बस ये याद रखना है, के आई डी एल क्रॉस आर अपोन में आर क्यूब। सर बार बार के लिख रहे हो, यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे के की वैल्यू होती है म्यू अपॉन में 4 पाई। याद रखना हमेशा, ये वैल्यू होती है के की वैल्यू। सर में आ गया। यहाँ पे मैंने म्यू लिखा है क्योंकि म्यू में क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट और म्यू आर होता है। ठीक है। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4 पाई इंटू 10 पावर 7 होती है। तो मुझे बताओ अगर मैं म्यू अपॉन में 4 पाई निकालूंगा तो ये 4 पाई से डिवाइड हो जाएगा। देखो तो के की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या निकलती है, 10 पावर-7। वहां पे क्या निकलती थी याद है, वहां पे निकलती थी 9 इंटू 10 पावर-9। याद है, यस और नो? +9 होता है। नीचे है ना, सॉरी, हाँ नीचे रहता तो +9 होता, सही बात है। ठीक है बच्चों, सर में आ गए यहाँ तक सभी को? ठीक है। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, यूनिट आप निकाल सकते हो, इसकी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ध्यान से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर दूसरी होती है टेस्ला। तो वहां से आप म्यू की निकाल सकते हो। क्यों सर? आई तो करंट एम्पियर होता है, डीएल आपकी लेंथ है, आर भी आपकी लेंथ है, आर क्यूब भी लेंथ है, तो घुमा फिरा के तो 1 अपॉन में आर ही आ गया बस एक तरीके का। तो ये एम्पियर हो गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये एम्पियर हो गया। किसकी निकालनी है मुझे? म्यू की निकालनी है, और डिवाइड बाय मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, इसकी निकल गई वेबर पर मीटर एरिया, एम्पियर। देखो निकल गया सेम। बस ये तो याद रखना, और क्या याद रखना है? टेस्ला लोगे, सिंपल टेस्ला लोगे तो ये वाली यूनिट निकल जाएगी। और यहीं से आप क्या निकाल सकते हो बच्चे? वेबर होता है एच, एम्पियर मीटर। ठीक है, यहीं से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? आगे बढ़े। अब इसको तीन फॉर्म में, बायो सेवर्ट लॉ को तीन फॉर्म में हम रिड्यूस डिड्यूस कर सकते हैं। पहला तो फॉर्मूला आपने देख लिया, ये वाला तरीका मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, तो ये तो वही हो गया। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। करंट डेंसिटी आपको पता है, वायर में करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों? आई अपॉन में एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीएल लेंथ और डीएल से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा आई डी एल, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल वॉल्यूम एरिया इंटू डीएल, क्या बच जाता है बच्चों? स्मॉल वॉल्यूम। तो आई डी एल की जगह बच्चे आ सकता है यहाँ पे जे डीवी आ सकता है। डीवी वॉल्यूम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, जे वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो आइडियल था ना बच्चे, यहाँ पे आइडियल, वहां पे बन जाएगा जे इंटू डीवी। बस जे डीवी, डीवी बाहर आ जाएगा तो जे क्रॉस आर हो जाएगा। डीएल की जगह, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा जे क्रॉस आर आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। बस समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट देखो यस दूसरा सर। फॉर्मूला बना, यहाँ पे लिखा है आईडीएल। ठीक है, अब ध्यान से देखो आईडीएल लिखा है। आई क्या होता है? करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, dt ले लिया। ये है डीएल। डीएल लेंथ है, dt टाइम है। लेंथ अपॉन में टाइम होता है क्या बच्चे? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आईडीएल की जगह फिर से क्यू वी क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? आर क्यूब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी वहीं से ही बन जाता है। तो सारे फॉर्मूले घुमा फिरा के बच्चों वही बनते हैं, वही बनते हैं। आपके सामने कोलम्स लॉ है जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, एक निकल गया कौन सा? आपके बायो सेवर्ट लॉ। दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे होता है के टाइम्स आई डी एल। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ये होगी इसकी रेडियल डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है बच्चे? डॉट। बस ये फर्क हो गया। ठीक है, करंट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट चार्ज वो मैंने बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज स्टेशनरी है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों ही आर स्क्वायर से बच्चों डिवाइड होते हैं। दोनों ही आर स्क्वायर से डिवाइड होता है। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम फोर्स में भी देखेंगे, जो चार्ज होता है ना बच्चों, चार्ज जिस डायरेक्शन में चार्ज और जिस डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में बच्चों फोर्स की डायरेक्शन होती है। हम पढ़ चुके हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो उसकी रेडियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर बच्चे हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे आपने देखा था वायर है, ठीक है, ये क्या हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी बच्चे, और होगी इस वायर के परपेंडिकुलर। ये समझ लो ऐसे रखी हुई है टेबल पे, या तो टेबल के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी या फिर टेबल के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी। समझ पा रहे हो? समझ गए? ये सोनो डायग्राम से नीचे वाले से भी क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? यस सर। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो देयर मल्टीपल रूल्स की जिसके बेसिस पर हम डायरेक्शन निकालते हैं। पहला तो होता है क्या बच्चों, हम क्लास 9 10 में पढ़ चुके हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता है, कि हम क्या करेंगे बच्चों, करंट की डायरेक्शन को हम थंब मान लेंगे और अपने हैंड को क्या करेंगे, फिंगर्स को स्क्रू करेंगे। जो स्क्रू की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ध्यान से देखो, ये करंट है, ये रेडियल डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही तो होगी। देखो इधर की तरफ निकल रही है, होगी ना परपेंडिकुलर? यस और नो? हो गया बस इस तरीके से। दूसरा क्या तरीका होता है, जैसे कि कॉयल है,
ठीक है। कॉइल के थ्रू, जैसे कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे करेंगे, जैसे कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉइल में कैसे करना है बच्चों, फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन मान लेना, फिंगर को करंट की डायरेक्शन मानना, और थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनो क्या बोला, करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस बार, फोल्डिंग हैंड्स होगी, और थंब की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों आपकी, थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सर में आ गया, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लो, देखो ये कैसे कह रहा है कि ये मेरा हैंड ऐसे रखा हुआ है, करंट की डायरेक्शन तो थंब की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में फिंगर है ना, उसी डायरेक्शन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वरना ऐसे घुमा ही लो, बात तो एक है, ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, पाम रूल बोलते हैं ना, पाम रूल हमने समझा था, पाम जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो घूमते 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 वो ऐसे डायरेक्शन परपेंडिकुलरली घूमता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों ये है रिंग का। तो रिंग का क्या होता है बच्चों, रिंग है, और रिंग को मैं एक्स डिस्टेंस दूरी पर, ये हमने तीनों में किया, हमने ग्रेविटेशन में किया, हमने यही कॉन्सेप्ट बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, वही सेम कॉन्सेप्ट अब मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, कि जब वो एक्स डिस्टेंस दूरी पर है और स्मॉल आर उसकी रेडियस है, तो उस केस में बच्चों आपका उस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला निकलता है बच्चे के टाइम्स 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने जो करवाया मैं वही बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये निकलता है 2 पाई एन आई। यहाँ पे कैपिटल एन दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है, भाई ये ध्यान रखना, कैपिटल एन लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एन और स्मॉल एन नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आता है किस केस में, केवल सोलेनोइड के केस में, यहाँ पे तो एन केवल नंबर ऑफ टर्न्स ही है। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, यस और नो। तो याद कैसे करना है इसको, के टाइम्स 2 पाई एन आई, कुछ कोई सा भी एन कर लो, कैपिटल एन कर लो, 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2-3 बार कर लो याद हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है सेंटर पे। सेंटर पे हमने देखा था सर, सेंटर पे तो मेरा जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो जीरो था, है ना, जो मेरा वो फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो 4 जीरो था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है उसी डायरेक्शन में तो होती नहीं है, तो परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसी जीरो होगी तो बन जाएगा, देखो क्या फॉर्मूला, के टाइम्स 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर क्यूब, आर क्यूब से एक आर बच जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया के 2 पाई एन आई अपॉन में आर। के की वैल्यू चाहे तो आप म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई पुट कर सकते हो, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पाई से पाई, 2 से 2। तो जब हम कोई सर्कुलर रिंग का सेंटर पे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, म्यू/2 एन आई अपॉन आर, याद है वाला फॉर्मूला, यस और नो, याद है सभी को, सेंटर पे फॉर्मूला निकलता है म्यू0/2 एन आई अपॉन आर। क्लियर है बच्चों यहां तक सभी को, यस सर। है ना। और अगर ए के नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ए के, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू आई अपॉन में 2 आर, म्यू आई अपॉन में 2 आर, म्यू आई अपॉन में 2 आर, बहुत बार हम देख चुके हैं। अब इसी का ही बच्चों बी सेंटर और बी एक्सिस का रिलेशन बता रखा है, बी एक्सिस और बी सेंटर का याद करना है कर लो, वरना कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बस ये रिलेशन बता रखा है कि यहाँ पे देखो आर बचता है, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये रिलेशन आएगा, याद करना करो, वरना कोई ऐसा कंपल्सन नहीं, कंपल्सन नहीं। याद करने से एडवांटेज क्या होगी, इसको इसको बहुत सारे और कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे, कैसे देखो, जैसे अब ये रिंग है, सेंटर पता है आपको, एक्स डिस्टेंस पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, एक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, रिड्यूस करती रहेगी, तो इसकी वैल्यू को हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो, मैं इसको उल्टा लिखूंगा पहले, बी एक्सिस
अपॉन में बी सेंटर। इसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर इसमें भी पुट करके लिख सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है। बाकी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/में 1 + x²/r² ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये तो बढ़ गई ना। x की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। x की वैल्यू बढ़ने से, बहुत ज्यादा बढ़ने से 1 की कोई तो वैल्यू रहेगी नहीं। 1 की वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या बन जाएगा, x²/r²(3/2)। टू 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 कैंसिल, क्या आएगा बच्चे, 1/x/r, और उसका क्या आएगा बच्चे, क्यू आएगा। ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू, जो चाहो ऐसे निकाल सकते। सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगी, तो बी सेंटर इक्वल टू बी एक्सिस हो जाएगा। आर डिस्टेंस पे निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो r² से r² कैंसिल, कितना होगा, 2⁻³ हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है इसका कि आप किसी भी तरीके से रिलेशन को निकाल सकते। क्लियर है बच्चों, वही चीज यहाँ पे देखो बता रखा है सब कुछ। एक्स बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कैसा है, तो इस बेसिस पे आप निकाल सकते। क्लियर हो गया बच्चों, यस यस और नो। यस सर। ठीक, ये देखो, देखो अब इसको कैसे याद करना है, ऐसे बहुत बार आता है। देखो सर्कुलर रिंग का क्या निकाला था बच्चों, हमने सर्कुलर रिंग का क्या निकाला था, सर्कुलर रिंग का निकाला था μ0/4π2 n I/r। एक पाई और आएगा साथ में, 2π, μ0/4π2π NI/r। वैसे आपको फॉर्मूला पता है सर्कुलर रिंग का होता है μ0/2 NI/r। मैंने क्या किया बच्चे, 2π के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडवांटेज क्या है देखो ध्यान से देखो, 4π, ये तो के ही बन गया, के बन गया, NI/r हो गया, साथ में आ गया बच्चे 2π। 2π होता है पूरा एंगल, 2π क्या होता है, पूरा एंगल होता है। अब यहाँ पे बच्चों हाफ रिंग है, तो एंगल कितना होगा, पाई, तो यहाँ पे केवल पाई, टू हट जाएगा। तो इसका देखो लेशन आ जाएगा, ये देखो μ0, पाई तो के था, यहाँ पे आएगा πI/r। एन मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे भी 1 ले रखा। समझ में आ गया बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक फॉर्मूला याद कर लो बस अच्छे से, कौन सा, ये वाला, k टाइम्स NI/r, और साथ में एंगल ले लो थीटा। थीटा, अगर पूरा सर्कल है तो 2π हो जाएगा, हाफ सर्कल है तो पाई हो जाएगा, 1/4 है π/4 हो जाएगा, या कोई भी एंगल दे रखा है उस वाला हो जाएगा बस। सर में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर हो गया बच्चों सभी को। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस। यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी μ0/4, और डायरेक्ट वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁷। आगे बढ़े बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब दो मान के चलो सर्कुलर रिंग है, ठीक है, यस कंसेंट्रिक सर। सर्कल है, यहाँ पे मैं बी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही होंगी। इस वजह से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो गए। ये फिर वही वैल्यू निकल के देखो, के 2π तो पूरा का पूरा एंगल है क्योंकि सर्कल है, आई नंबर ऑफ टर्न नहीं बता रखे तो एन की वैल्यू 1 ले लूंगा, अपॉन में R1 प्लस के 2πI/r, बस याद हो गया। दोनों को ऐड करके, इसमें क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन से डायरेक्शन को अहमियत देना चाहते हैं। तो बस वही बता रखा है, एक दूसरे के माइनस में होंगी, यहाँ पे क्या होंगी बच्चे, माइनस में होंगी। इधर देखो नीचे वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दो सर्कल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखो, जो ये वाला सर्कल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और जो ये वाला सर्कल है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। एक सर्कल की वजह से इधर से है, ये वाले सर्कल की वजह से ऊपर की तरफ है। आपको पता है दोनों को दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड आपको पता है, अगर ये B1 है और अगर ये B2 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चे, B1² प्लस B2² डायरेक्टली आपको निकालना है अंडर रूट में।
और B1 की वैल्यू तो आपको पता है सर, रिंग का क्या होती है वैल्यू सर, रिंग की वैल्यू आपने बताई थी अभी, बार बार फिर बता रहा हूँ, KNI/R, जो भी आपने तरीका याद कर रखा बच्चों, इंटू 2 पाई। पूरा सर्कल है तो कितने लोग हैं, 2 पाई लोग। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को यहां तक? आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अगर कोई लेंथ है, ठीक है, फिक्स लेंथ की वायर है, फिक्स लेंथ की वायर है, L लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे कितनी लेंथ है, L लेंथ के लिए निकाल दें, ठीक है, फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ के लिए बच्चे अगर ये एंगल बना रहा है, φ1 φ2 एंगल बना रहा है, तो इस बेस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, KI/R sin φ1 प्लस sin φ2, बस यही याद रखना है। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला एंगल दे रखा था वो तो हम फिर दोबारा फाई एंगल निकालेंगे, बस आपको ये वाला एंगल ही याद है। अब इससे क्या होगा देखो, पहला, अगर दोनों एंगल सेम है तो क्या होगा, sin फाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स sin फाई होगा, काम खत्म। अगर ये बिल्कुल इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट की वजह से बच्चों ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, sin 90 क्या बन जाता है, 2i बन जाता है, ये एज इट इज आएगा, KI/R, साथ में आ जाएगा 2। ये क्या है बच्चों, नीचे की तरफ तो कोई है ही नहीं एंगल, तो ये तो एंगल जीरो हो गया, φ2 की तरफ φ1 क्या होगा, जीरो, φ2 ही ले लो या φ1 ले लो, जीरो ले लो, तो साइन जीरो तो जीरो हो गया, ये हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया μ0/4 पाई, 2 की जगह सिंपल आ जाएगा I/R। सर में आ गया? तो मेजर फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, ये वाला, इसी के बेस पे तीनों फॉर्मूले जनरेट हो गए। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ये देखो, अब जीरो किस किस पे होता है आपको पता है, अगर वायर है उसके अगर आप कोई एंगल पे या परपेंडिकुलर पे लगाओ तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, लेकिन एक्सियल डायरेक्शन में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहता, तो एक तो वहां पे एक्सियल डायरेक्शन पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। दूसरा, एक कोई रिंग है, सिमेट्रिक रिंग है या कोई भी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, उसके एक पॉइंट से इनकमिंग करंट हो रहा है और दूसरे पॉइंट से आउटगोइंग करंट हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी। चाहे वो जरूरी नहीं है कि एंगल ऐसे ही बनाए, देखो एंगल इनकमिंग आउटगोइंग इस तरीके से भी हो सकती है, इनकमिंग आउटगोइंग इस तरीके से भी हो सकते हैं। करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। पर ध्यान रहे कि जब मैंने एक सर्कुलर रिंग बनाई तो वहां पे सेंटर पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा ना, यहाँ पे सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जीरो कब होगा, एक पॉइंट से इनकमिंग हो रही है, एक पॉइंट से आउटगोइंग हो रही है, तब होगा। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? Yes, ठीक है। हम्म, ठीक है। एक और भी पॉइंट बताना था मेरे को। दूसरा, इसमें ही मैं इस किससे बताऊं, इससे बताता हूँ थोड़ा बीच वाले को, क्योंकि बीच वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है कि लेटर सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B2, और ये एंगल है कितना बच्चे, 60 एंगल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना, इन दोनों के बीच में क्या बताना बच्चों, रिलेशन बताना। तो होता क्या देखो, ये वायर है, वायर में करंट जा रहा है ऐसे, और एक करंट जा रहा है ऐसे। B1 की वैल्यू क्या होगी आपको पता, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, यहाँ पे करंट क्या दे रखा है, यहाँ पे करंट कुछ दे रखा, अलग अलग कुछ नहीं करंट दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे बच्चे करंट जा रहा है क्या, I2। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक रिंग मान लूं, है ना, जो कि पूरा एंगल नहीं बना रही, जो कि एंगल बना रही 300 एंगल, 300 एंगल बना रही, तो याद करो 300 एंगल का अभी सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो। सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था 300 का, कि हो जाएगा K टाइम्स NI/R इंटू एंगल कितना है, 300 एंगल है। 300 को हम पाई में कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं आपको पता है, हम करेंगे इसको 300 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर हो गया यहां तक? yes, sir. है ना?
नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो B2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, B2 की वैल्यू होगी के एन, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पे I1 ले लो बच्चे, यहाँ पे ले लो I2, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना होगा बच्चे, रेडियस तो आर ही है, आर ही रहेगा, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इसका पाई बाय 3, पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे, देखो ये पोर्शन क्लियर है, ये कट जाएगा, रेशो देखो, रेशो ये कट गया, तो जो रेशो आया बच्चे वो तो आया I1/I2 इंटू 360 पाई, पाई से पाई कट गया बच्चे, मतलब जो भी आएगा ये एंगल थीटा ही बनाएगा, θ1 मान लो, और एंगल कितना बनाएगा बच्चे, θ2 बना लो, तो यहाँ पे आएगा θ1 डिवाइड बाय θ2, ये आएगा, देख लो ये आएगा रेशो में। लेकिन ये क्यों बताए, कई बार वो बता देता है कि वैल्यू दे देगा I1 की, तो पूछ लेगा इसका बताओ, इससे मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी जा रही है, तो सिंपल आपको क्या करना है, B1 डिवाइड बाय B2 नथिंग बट I1 डिवाइड बाय I2, जितना एंगल पहले वाला बना रहा डिवाइड बाय जितना एंगल दूसरे वाला बना। पर अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे, माना कि एंगल कम बना रहा है, माना कि एंगल कम बना रहा है, लेकिन ये वायर है क्या, कम, छोटी वायर है, छोटी वायर में करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, पहले बताओ, छोटी वायर में करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, कोई बताएगा मेरे को, है सर, कंडक्टिंग वायर जितनी लंबी होती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से बच्चों करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी, करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, तो यहाँ पे बच्चों हमेशा करंट I2 क्या होगा, I1 से ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो नीचे का करंट ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, सेंटर पर तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज पता है क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड वाइज B1 इक्वल टू B2 के बराबर होगा, अगर B1 इक्वल टू B2 के बराबर होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल गया, I1 θ1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 θ2 हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना, I1 θ1 इक्वल टू I2 θ, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दोनों को कैंसिल आउट होकर जीरो निकल गया, और जब जीरो निकल गया इसका मतलब कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे करके देख लो, अपने हैंड से चेक करो, अगर हैंड से अपना राइट हैंड हैंड लो, करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, आपको पता करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है, तो अपने राइट हैंड से बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, बना के देखना, राइट हैंड से बनाओ, अपने फिंगर को घुमाओ और थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो बताओ क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ, नीचे की वजह से, है नीचे वाली वजह से बाहर। बाहर, बाहर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। और एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो, सॉरी I1 की वजह से बनाओगे, I1 की वजह से अंदर। अंदर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से हमेशा अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज से बाहर की तरफ आता है, कभी भी चेक करियो, ये याद रख ले, एंटी क्लॉकवाइज से हमेशा बाहर की तरफ ही आता है और क्लॉकवाइज से अंदर की तरफ जाता है, देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, इस वजह से बच्चे कैंसिल आउट होते, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऐसे नहीं देगा, वो यहाँ पे एक सर्किट बना देगा, ठीक है, और ये भी बता देगा कि एंगल या कुछ भी कोई भी वैल्यू दे देगा वो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो, तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया, बाकी सब सिमेट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यहाँ पे वायर नहीं केवल सर्कुलर लूप है, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो कब होगी, दोबारा बता रहा हूँ, जीरो तभी होगी जब एक पॉइंट से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है और दूसरे पॉइंट से बच्चों निकल रहा है, सेम करंट। सर में आ गया, अब ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। यस सर। Yes, sir. यस सर।
जैसा कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके बिल्टअप होंगे। क्या यहाँ पे कोई इनकमिंग आउटगोइंग है ही नहीं। इनकमिंग जब आउटगोइंग है ही नहीं तो जीरो होना होगा। वैसे ऑप्शन में हो सकता है जीरो, ये तो इस बार चलो नहीं है, लेकिन बच्चा जल्दबाजी के मारे जीरो लगाएगा। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो सिंपल कौन सा एक फाइनाइट लेंथ वायर लगेगा। आपको पता, फाइनाइट लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेट कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा आपको पता है। स्क्वायर है तो ये 45, ये 45, तो ये भी 45 होगा। ये लेंथ है, कुछ ना कुछ लेंथ से मुझे क्या ही मतलब है, मुझे तो सिंपल मतलब है के टाइम्स आई बाय आर साइन 45 प्लस साइन 45। काम खत्म। डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन पूरी की पूरी क्लॉकवाइज ही है कि नहीं क्लॉकवाइज। और अभी मैंने बताया जब क्लॉकवाइज होते तो कहाँ की तरफ हो जाती है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कोई बता नहीं रखा अंदर की तरफ है। ये निकला है अभी एक साइड का, चार साइड से करूंगा तो चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अंदर की तरफ हो गया। ये याद रखना बस। तो ऐसा कुछ होता अंदर बाहर, तो आपको पता होना चाहिए अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। चल मैं आ गया, आगे बढ़े। अब यहां तक क्लियर हो गया सभी को। यस सर। यस अब सर। देखो, ये हाफ सर्कल बना रहा है, इस पॉइंट पर निकालना है। ये बताओ, ये जो करंट आ रहा है हम इसकी वजह से भी तो निकालेंगे, लेकिन ये तो बच्चों एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सर ये भी एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। केवल इस हाफ रिंग की वजह से होगी। हाफ रिंग का सर, फुल रिंग का तो मैं बता चुका हूँ, के एन आई अपॉन में आर इंटू 2 पाई। सर हाफ बोला है तो टू हटा दो, के की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एन आई अपॉन में आर इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट 4 NI अपॉन आर, म्यू नॉट 4 NI अपॉन आर, ये दोनों होगा। ठीक है सर। एंगल मुझे बताओ, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल क्या होगा बच्चों, साइड को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, अंदर के बाहर, क्लॉकवाइज हाँ सर। अंदर की तरफ होगी। तो सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे देख लो जल्दी से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस सर्कल की वजह से अब तो जल्दी से पता लगा दो कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4R, 4R1 बल्कि। अब ये भी कौन से क्लॉकवाइज है कि एंटी की, सर ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4R2। सर दोनों की दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अंदर की तरफ। ये आ गया, इसमें भी देख लो, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो ऑफ कोर्स सी बात है कि रेडियल डायरेक्शन है ना, ये छोटी है, छोटे होने से इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली R1 तो पहले आना चाहिए, 1/में R1, 1/में R1 माइनस 1/R2। अब भाई साहब, अगर आपने 1/R1 को ज्यादा माना है तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज को ज्यादा आप अहमियत दे रहे हैं। क्लॉकवाइज को जब अहमियत दे रहे हैं तो अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा, सर अंदर की तरफ होगा। तो बेटर ऑप्शन होना चाहिए अंदर वाला, ऑप्शन ए। सर में आगे कि नहीं आगे पहले ये बताओ। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से, यस सर। यस है ना। सर। कुछ भी स्ट्रक्चर आ सकता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आ सकता है, मान के चलो कि ऐसा आ गया, है ना। और यहाँ पे पूछ लिया, तो कैसे करते देखो, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मैं बोलता आपको कि इसके ही मान के चलो यहीं तक की वायर थी, वायर यहाँ तक की थी, तो इसको कैसे करते हैं। इस पर टाइम लगाना चलिए जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे ये वाला पोर्शन रहता केवल इस वाले एंगल की वजह से होता, और एक इस वाले एंगल की वजह से। तो मैं बोलता कि ये वायर मान के चलो आर है, लेंथ इसकी आर है, ठीक है। लेंथ एल ले लो या आर ले लो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये √2R, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, जब लेंथ होती है, यही सॉरी, हमें तो बस रेडियल डायरेक्शन मतलब रेडियल डायरेक्शन होती है और इस एंगल से स्टार्ट होता है, तो हमें तो बस ये बता दो कि ये एंगल कितना बना रहा है। आपको पता है ये आर है बच्चे, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा 45। तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला था बच्चे, के
आई अपॉन में आर, आर कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, इंटू साइन 45। सर दूसरा एंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूसरा एंगल तो बच्चे इन्फानाइट पे जा रहा है, हमें ये निकल गया इसका। सर सेम इसका भी निकलेगा, क्योंकि करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, तो 2 टाइम्स ये हो गया। सर्कल का कितना एंगल बना रहा है बच्चा, 270 एंगल बना रहा है, तो 270 एंगल से निकाल देना बस। सर में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब स्ट्रक्चर आपको खुद सोचना कि किस तरीके से आप निकालोगे किसी भी पॉइंट। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो। यस सर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये तो मैं अभी बता चुका हूँ 270 वाला, है ना, ये 270 वाले से निकल जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो ये हाफ सर्कल बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है, खत्म हो गया। लेकिन ये देखो ये वायर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब ये वायर इन्फानेट वायर नहीं होगी बच्चों, इन्फानेट वायर होगी। और आपको पता है एक पॉइंट से जब हम इन्फानेट वायर से लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है के टाइम्स आई अपॉन में आर और साइन 90, केवल यही नहीं, यही थी ना, हाँ यही थी, के आई अपॉन आर, ये देखो, ये देखो, के आई अपॉन में आर। सर में आ गया यस और नो, सर में आ रहा है नहीं आ रहा है, सर आ रहा है। आ रहा Yes, है, sir. ठीक है। सेम इसका भी यही होगा बच्चों, इसका भी सेम इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका भी यही होगा, तो ये भी निकल गया। डायरेक्शन बस चेक कर लेना, देखो फिर दोबारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेक करते रहना। सर क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर की तरफ ही आना चाहिए रिजल्टेंट, कुछ इन दोनों के बीच में सही रहेगा, देख लेना एक बार। पाई तो देखो इसमें आएगा तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन यही रहना चाहिए। चलो ये देखते हैं, इसमें देखो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे। सर एक जा रही है वायर, और एक जैसे इसको टच करके निकल रहा है ऐसे सर्कल। तो ये जो वायर जा रही है इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, ऐसे तो हम मान गए इन्फानाइट वायर है। इनफानाइट वायर का आर डिस्टेंस दूरी पर वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर साइन 90, साइन 90 मतलब कि 2 टाइम्स, खत्म। ये तो निकल गया किसका, इस वाले वायर का। सर सर्कल है, ये सर्कल बना रहा है, सर्कल का तो सर मुझे बहुत पहले से ही पता है, कितना होता है बच्चों सर्कल का, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई, बस ये इसका निकल गया, ये इसका निकल गया। दोनों की अब डायरेक्शन चेक करनी है, कैसे होगा, दोनों की क्या करनी है बच्चों, डायरेक्शन चेक करनी है, कैसे होगा बस। अब देखो डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, करंट देखो, हाँ जब बात होती है सिंपल वायर की, जैसे वायर पे करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है खासकर स्ट्रेट वायर में। सर्कुलर में तो मैंने चलो बता दिया, बार बार घुमा के बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बाहर की तरफ ले लेना, ठीक है, क्लॉकवाइज जाओगे तो अंदर की तरफ ले लेना। स्ट्रेट वायर का सर पता नहीं चल पाता, तो देखो दोबारा ध्यान से देखो कैसे निकलेगी। थंब को मानो यहाँ पे उल्टा लेना पड़ेगा, थंब को मानो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और अपने फिंगर को स्क्रू करके घुमाओ राइट हैंड से, तो बताओ अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, सोच समझ के बताना, अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है। हाँ भाई, दिवस कैसे जा रहा है, राइट हैंड से, अंदर जाएगा। है, अंदर जाएगा। अंदर जा रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट, अंदर जाएगा, देख थंब ऐसे लिया, फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे घूम के आएगी तेरी फिंगर, घूम के आ रही है तो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अब ऐसे ये देख ले, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना। इस पॉइंट से मैं पूछूंगा तो कहाँ पे होगा, देख करंट ऐसे जा रहा है, अच्छा रुक जा, सॉरी, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तू निकाल रहा है, इस पॉइंट पर निकाल रहा है, तो कहाँ होगा सोच, करंट की डायरेक्शन ये है, अब करंट की डायरेक्शन ये है, और मेरा फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, समझ में आ गया, बाहर की तरफ, यस और नो, क्लियर हो गया, यस सर। है ना। ये बाहर की तरफ है, और ये सर्कुलर रिंग जो देख रहे हो ये कौन से बच्चे क्लॉकवाइज है, इसकी तरफ मैंने बताया था अंदर की तरफ, तो डेफिनेटली एक बाहर एक अंदर, डेफिनेटली क्या होगा, माइनस प्लस का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों में कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है सर, मेरे को तो बी आंसर, दोनों सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस तो होगा क्योंकि एक अंदर है एक बाहर है।
समझ में आगे नहीं आगे बच्चों, यस और नो? इस तरीके से भी आप ऑप्शन को छांट सकते हो। जीरो तो होने से रहा, इनफाइनाइट होने से रहा। डायरेक्शन से हम बहुत इजीली क्वेश्चन को और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? मारुल, शौर्य क्लियर है? हितेन, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। यस। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो। मुझे बताओ, मुझे पी पॉइंट पर निकालना है। तो इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? मारुल तू बता, इतनी वाली वायर की वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इतने कितना होगा? आवाज नहीं आ रही, तेज कौन सा? बोल। अबे पॉइंट पी तो है, और कौन सा पॉइंट है तेरे को, और कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जीरो हो जाएगा इस वाले की वजह से। क्यों? उसी पे एक्सेस अप्लाई कर दिया ना उसके। हाँ, क्योंकि करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर ही है, देखो एक्सियल पॉइंट पर ही है। तो मैं करंट क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, करेक्ट, जीरो हो जाएगी। तो ये भी तो एक्सियल पॉइंट पर है, ये भी जीरो हो जाएगी। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो मुझे बता, इक्विलेटर एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60, ये भी एंगल का होगा 60। तो बस इस वायर की वजह से कितना हो जाएगा, मैं तो सिंपल बोलूंगा कि सर इसकी वजह से हो जाएगा के आई अपॉन में आर साइन 60, साइन 60, है ना? तो कितना होगा साइन 60, साइन 60 बच्चा, √3/2, ओनली √3 आ जाएगा, √3 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर। है कोई ऑप्शन? सर एंगल तो पॉइंट पी से लेंगे ना। अच्छा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो 30 30 आएगा, सही कह रहा है। हाँ, 60 60 60 30 30। तो यहाँ पे अगर साइन 30 साइन 30 कितना हो जाएगा बच्चे, के आई अपॉन में आर। वो तो वन ही हो जाएगा, फिर साइन 30 वन ही आ गया, है ना? तो कितना आ गया आंसर, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर। ये तो आएगा आंसर, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब आर तो मुझे पता ही नहीं है, आर इसने निकाल रखी है यहाँ पे, देखो ये वाली लेंथ निकाल रखी है। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये a/2 है, ये a है, तो ये निकलेगी a माइनस, सॉरी a² - a/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी √3a/2। तो यहाँ पे r की जगह बच्चे पुट होगा √3a/2, 2 से ये 2 कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2√3 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2√3 पाई है। ये दोनों बैठ रहे हैं। अब मेरा फिर क्वेश्चन आपसे बैठता है कि अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा, मुझे सोच समझ के बताओ, करंट की डायरेक्शन ये है। बताओ भाई, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दिमाग खराब करेगा भाई, यही बार बार चेक करना अपने आप को, बार बार इसी में घूमते रहना है कि अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा। बता भाई, वंश तू बता, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है, करंट को ले ले थम, थम ले ले, राइट हैंड देख कैसे घूम रहा है, राइट हैंड मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, सॉरी पाम मेरा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है कि अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है पाम मेरा? बता भाई, राइट हैंड यूज करके। बाहर की तरफ आएगा पी से। बाहर की तरफ आएगा तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, बात खत्म बस। यस और नो? समझ में आया बच्चों, यस और नो? यस। यस सर। है ना? यस पाम सर। की डायरेक्शन चेक कर लो बस। चलो देखो, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था ना बच्चों, रिंग वाली, वो यही क्वेश्चन देखो, ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन अ ए एंड बी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, और उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। वन ऑफ द आर्क ए बी सबटेंड एंगल एट, एंगल कितना है, ये एंगल बना रहा है थीटा, और उसी से बच्चे हमने क्या किया है, एक करंट बनाया यहाँ पे, वो नहीं बता रखा, बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर दी इसने। तो उसने बोला कि बताओ किस क्या वैल्यू होगी, 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। सही बात है, कितना भी थीटा ले लो, एंगल हमेशा बी सेंटर पॉइंट पर क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। यस और नो बच्चों? ये हम पढ़ ही चुके हैं, क्लियर हो गया, यस और नो, है ना? सर। दोनों की वजह से
दोनों की बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, करंट की बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगा। इसमें इस बार रेशो बोल दिया। मैंने आपको समझाया था कि रेशो दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होगा बच्चों, रेशो क्या होगा, सेम रहेगा ना, रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, इसमें करंट अगर I1 जा रहा, देखो इसमें I2 जा रहा है, तो मैंने बताया था I1 थीटा वन किसके बराबर होगा बच्चों, I2 थीटा टू के बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। यस सर। तो थीटा 1/थीटा 2 भी तो था ही। तो वही तो बताया बच्चे, देख मैं क्या समझाया था तेरे को, दोबारा समझ। देखिए रिंग है, ये इनकमिंग आउटगोइंग, तू बता जब यहां से इनकमिंग करंट जा रहा तो तू बता यहां पे करंट होगा I1 और यहां पे करंट होगा I2, तभी ये मिलके दोबारा I1 I2 बाहर निकल गए, है ना। ये जो कंडक्टिंग वायर है इसकी लेंथ कम है, लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम, I2 ज्यादा। ये कंडक्टिंग वायर बहुत ज्यादा लेंथ की है, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। लेकिन यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल क्या है, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होगा तो तूने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड करती है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जैसे कि के एन आई, आई ले ले, एन को याद रखिए आर, और एंगल लेते हैं हम कितना भी एंगल, यहाँ पे ले ले थीटा। जब पूरा सर्कल बना देते हैं तो पाई ले लेते हैं, हाफ सर्कल बना देते हैं पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो तू बता के और आर तो सेम ही है ना, के तो हो गया म्यू नॉट अपॉन भाई, और आर तो रेडियस दोनों में सेम है। फर्क क्या हुआ, केवल आई और थीटा का। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एक अंदर की तरफ होगी एक बाहर की तरफ, तो वो तो जीरो बन गई। आई और थीटा का ही तो रिलेशन है, तो वही तो मैंने बताया आप, ठीक है। ठीक है। चलो तो अब पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बहुत इजी लॉ है, वो क्या कहता है कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज लाइन में या क्लोज सरफेस में, क्लोज लाइन ही बोल देते हैं उसमें, उसमें कुछ करंट्स हैं, कुछ बाहर की तरफ है कुछ अंदर की तरफ है। तो सिंपल सा बोलता है कि बी डॉट डी एल, ध्यान से सुन लो इसमें डॉट नहीं लगा रखा, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल आपने पढ़ लिया होगा ना, अब तो लाइन सरफेस इंटीग्रल सब पढ़ लिया है ना। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनमें, और जो भी करंट होगा आपका टोटल करंट का सम। अब यहाँ पे क्या करंट है, देखो यहाँ पे दो है इन आउटगोइंग, एक है इनकमिंग, तो I1 प्लस I3 माइनस I2, बस खत्म। I1 प्लस I3 माइनस I2। और एक और फॉर्मूला जो कि हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि B किसके बराबर होता है, म्यू नॉट H के बराबर होता है बच्चे। तो जैसे मैं B की जगह यहाँ पे पुट करूंगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, H डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। तो यहाँ पे देख लो, अगर क्वेश्चन आया था एच डॉट डीएल तो आपको केवल करंट का सम ही निकालना, बस और कुछ नहीं निकालना, बस काम खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखो बता रखा है यहाँ पे। पर याद रहे कई बार एग्जामिनर इसमें ही खेल कर जाता है। इसमें कैसे खेल कर जाएगा, ये तो मैंने म्यू नॉट डायरेक्टली ले लिया, अगर वो बोल दे कि रिफ्रैक्ट जो यहाँ पे परमेबिलिटी है वो चेंज होती जा रही है, तो एकदम से बाहर मत ले लेना, पहले चेक कर लेना। बहुत रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर भी पता होना चाहिए। अब देखो इसका करते हैं, मैग्नेटिज्म ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर। देखो सिलेंड्रिकल वायर है और एक आर डिस्टेंस दूरी पर निकाल रहे हैं, इस तरीके से तीनों वायर हैं, सॉलिड वायर बीच में से बिल्कुल स्फेरिक शेल की तरह है, और कुछ ना कुछ उसकी विड्थ भी है, पहले विड्थ नहीं थी अब ऑलमोस्ट विड्थ भी है। तो पी पॉइंट पर निकाल रहा है, पी क्या है बच्चों, आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है। तीनों में याद रखो करंट सेम है, पर करंट में कोई चेंजेस नहीं है, करंट में कोई चेंजेस नहीं है। तो तीनों के तीनों पे पॉइंट पी पर, तीनों के तीनों पॉइंट पी पर बच्चों क्या करंट होगा, आई ही मानेंगे। तो आई मानेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं बी डॉट डी एल, ध्यान से देख लो क्या था, म्यू नॉट आई था करंट। आई कौन सा करंट है, एक ही करंट है आई, तो आई तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई आ गया, यहाँ तक खत्म।
याद करो हम वहां पे हम क्या लेके चलते थे बच्चे, वहां पे हम एक गॉसियन सरफेस लेके चलते थे, तो यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस लेके चलेंगे। वो गॉसियन सरफेस की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे सर्कल की रेडियस की कितनी वैल्यू, 2 पाई आर है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, सरफेस लेके चलेंगे, यहाँ पे गॉसियन लेंथ लेके चलेंगे, और लेंथ टोटल कितनी निकल गई बच्चे, 2 पाई आर निकल गई। तो म्यू नॉट, तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर। ये देखो ये निकल गई, ये निकल गई। सारे केस के लिए सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि सर करंट तीनों में सेम जा रहा है, और आप आर डिस्टेंस से तीनों में इक्वल आर डिस्टेंस से निकाल रहे हो। इट डजेंट डिपेंड के बीच में खाली है नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से देख लो, सॉलिड हो, थिन होलो, थिक होलो, तीनों में आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इतने की, इवन सरफेस पे भी सेम रहेगी। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाओ, बस आर की जगह आर। लेकिन अंदर चेंज हो जाएगा, अंदर देखो, अंदर का मैं निकालता हूं, देखो अंदर का क्या होगा, ध्यान से देखो। पहले लेते हैं सॉलिड सिलेंडर। अब एक चीज बताओ, करंट जा रहा था पूरी की पूरी डेंसिटी में, अब डेंसिटी तो नहीं रही, क्यों, डेंसिटी अब छोटी हो गई, क्यों छोटी क्यों हो गई, क्योंकि सर अब जो हो एरिया रहेगा इतना रहेगा। तो याद करो, अभी हमने जब हम वहां निकालते थे तो हम डेंसिटी लेते थे रो की टर्म में, यहां पे लेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपको पता है जे क्या होता है बच्चों, जे होता है आई अपॉन में ए, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको लगे अगर स्मॉल एरिया हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आई डैश अपॉन में ए डैश। तो आई डैश कितना होगा बच्चों, आपका होगा आई डैश होगा आई ए डैश अपॉन में ए। आई आई तो सेम है, ए डैश क्या, स्मॉल रेडियस, और ए क्या है बच्चों, कैपिटल आर रेडियस। तो यहाँ पे बन जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आई डैश निकाला बच्चों, आई टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो निकल गया, ये स्मॉल आर है। अब मुझे बताओ इसकी वजह से क्या होना चाहिए सर, देखो क्वेश्चन फिर आएगा, देखो ध्यान से देखो, बी डीएल इंटू में म्यू आई डैश, आई डैश हो गया, ठीक है। सर डीएल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, जितना ये 2 पाई आर है, तो यहां पे बन जाएगा बी 2 पाई आर म्यू टाइम्स आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू बी की वैल्यू निकल गई देखो। तो कुछ इस तरीके से ही निकालिए, देखो ये रही वैल्यू, ये रही आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकल गई। तो रटना नहीं है इसको, बस समझ लेना है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला कौन सा याद करना है, ये वाला याद रखना है बस। समझ में आ गया, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो, अगर मैं अंदर पूछ लूं तो अंदर, सर अंदर तो जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो जीरो ही हो गया ना, है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई, यहाँ पे भी जीरो हो गई। लेकिन इसकी वजह से, थिक वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर थिक वायर की वजह से इसका एरिया नहीं निकाल सकता, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। आपको पता है इस वाली लेंथ का जो ये वाला एरिया है इसका कैसे निकलता है, क्या, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, बस। तो वही कॉन्सेप्ट बता रखा है, देखो ए और ए डैश में रिलेशन बता रखा है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। सर ये नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बता दो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो ये मान के चलो आर है, मैंने इस पॉइंट पर आर ले लिया बच्चे, यहाँ पे ये ले लिया आर, ठीक है। और ये है R1, ये है R2। तो टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया ए, वो तो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। जो ए डैश होगा वो देखो, ए डैश क्या होगा सर, ये आर है और ये क्या है बच्चे R2, तो मुझे तो इतना एरिया का निकालना है ना, बस इतना एरिया का निकालना है, वो होगा पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इतने वाले का एरिया निकाल, क्योंकि आर वेरी कर रहा है ना ऊपर तक, तो इस वाले का एरिया का निकालना है बच्चों, इस वाले एरिया का। वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर। और यहाँ पे आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है R1 से R2 वेरी कर रहा है। तो करके देख लो, R1 की वैल्यू पुट करोगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देखो जीरो बन रही है। और अगर R2 पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो सेम तो आगे रिजल्ट है। सही हो गया, समझ में आ गया सभी को, यस और नो। तो करंट की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकल गई। अच्छा लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ लेंथ तो 2 पाई आर ही रहेगी, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को।
यस सर। बाकी सब सो रहे हैं क्या? जवाब दिया करो सभी के सभी। यस सर। यस। यस सर। इनफाइनाइट शीट का क्या होता है बच्चों? देखो इनफाइनाइट शीट का क्या होता है, ये वायर, ये मान के चलो शीट है, और शीट में बच्चों करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, फैल के जाएगा ना, यहाँ पे करंट पूरा फैल के जाएगा ऐसे ऐसे, चार्ज के रिमूव करेंगे, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और तो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके? परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखा गया कि अगर मैं इसको एक स्क्वायर में बांध के चेक करूं, स्क्वायर में बांध के चेक करूं तो कैसे निकालेंगे? देखो होता क्या है, बी डॉट डीएल होता है, बी डॉट डीएल। अगर बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, तभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। अब ध्यान से देखो, ये है लेंथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से देखो दोनों परपेंडिकुलर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो केवल क्या रहेगा, एक इस लेंथ की वजह से रहेगा और एक इस लेंथ की वजह से रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर होगा कि नहीं होगा बच्चों? इन दोनों की वजह से जीरो होगा, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे इस बार लीनियर करंट डेंसिटी दे रखी है जे। जे का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे? आई अपॉन में लेंथ है, ध्यान से सुन लो, आई अपॉन में लेंथ है, तो आई कितना निकल गया बच्चे यहाँ पे? जे इंटू एल। वही देखो दे रखा है, जे इंटू एल। तो यहाँ पे बी डॉट डीएल कितने निकलेंगे? एक बी डॉट डीएल, एक दूसरा बी डॉट डीएल, तो यहाँ पे निकलेंगे टू पी एल इंटू म्यू नॉट, आई की जगह आ जाएगा जे। बस यहां से निकलेंगे। कई बार वो आई करंट भी दे सकता है डायरेक्टली, तो आपको आई लेना है। अगर वो करंट डेंसिटी के टर्म में देता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जे आई अपॉन में एल है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर करंट डेंसिटी, शीट है ना, पतली शीट है, इस वजह से एरिया नहीं ले सकते यहाँ। सर में आ गए सभी को? यस और नो? यस सर। अब आ जाए सोलेनोइड। सोलेनोइड का तो देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इनर में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसका होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई यहाँ पे क्यों आ गया डायरेक्ट? क्योंकि ये सबसे इजी फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट एन आई। और एक्स एंड पॉइंट पर, अगर वो एंड पॉइंट पूछा तो हमने पढ़ा था ये हाफ हो जाती है। याद रख लो यहाँ पे एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही हर बार क्वेश्चन में हम फंसते थे, इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे एन यही होता है, ठीक है। पर ये होता है इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट लेंथ है जिसकी एल दे रखी है लेंथ, और सेंटर पे पूछ रहा, बिल्कुल सेंटर पे, तो आपको पता है ये लेंथ है, ये क्या है बच्चे? रेडियस दे रखी होगी कुछ ना कुछ, इसकी आर है। तो क्या मैं एंगल निकाल सकता हूँ? देखो ये आर है तो ये आर हो गया, ये लेंथ हो गई, तो मुझे तो लग रहा है ये एल बाई टू हो गया। ध्यान से देखो, ये एल बाई टू, ये रेडियस आर, तो मेरे ख्याल से एल्फा होगा कहीं ना कहीं टेन एल्फा। टेन एल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर एल बाई टू अपॉन में आर। तो अगर ये वैल्यू गिवन है तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे तो बीटा की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि मिडल पॉइंट पर है। तो उस केस के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई, याद करो एक फॉर्मूला पड़ा था, टू पाई एन आई, ठीक है, इंटू में साइन अल्फा साइन बीटा, याद। क्लियर है बच्चों? या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टू से टू कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन में टू एन आई साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ये वाला थोड़ा इजी रहेगा, ये याद रखो, म्यू नॉट अपॉन में टू एन आई साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। दोनों जब 90-90 हो जाते हैं तो टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई तो आपको याद रहेगा। तो ये याद रखो, दोबारा बता रहा हूँ, फाइनाइट लेंथ के लिए होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। साइन एल्फा बीटा कहाँ से लिया देख लो, कहाँ से लिया। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस और नो? क्लियर? यस सर।
टोरॉइड, टोरॉइड का भी बिल्कुल सेम है, जैसे आपने निकाला था यहाँ पे म्यू नॉट एन आई निकाला था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी यही सेम निकलेगा, देखो म्यू नॉट एन आई निकलेगा। तो सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो किस हिसाब से लेंगे, देखो नंबर ऑफ टर्न जो होगा बच्चे यहाँ पे एन अपॉन में एल ही होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ बच्चे टोटल लेंथ तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना, यहाँ पे क्या है बच्चों सरकमफ्रेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन अपॉन में 2 पाई, बस ये निकलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो टोरॉइड हो चाहे बच्चे, चाहे आपका सोलेनोइड हो, दोनों के केस में बस ये ध्यान रखना, सोलेनोइड में इनफाइनाइट था, इसमें सर्कुलर है, सर्कुलर में और इनफाइनाइट में सेम रहेगा म्यू नॉट एन आई। वहां पे एन था आपका कैपिटल एन अपॉन में एल, यहाँ पे हो जाएगा एन अपॉन में 2 पाई, बस इतना ही फर्क। पर हमने निकाला कहाँ पे, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे फंसने वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिए निकाला कहाँ पे हमने, ये निकाला बच्चे इनसाइड में, ध्यान से देख लो, ये लिखना अच्छा लिखा क्रॉस पाथ अराउंड ईच ऑफ व्हिच कैरी अ करंट आई फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द टोरॉइड एंड आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो। हाँ, तो ये यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी रहेगी, ठीक है। लेकिन इनसाइड की बात करेंगे तो देखो जीरो, और आउटसाइड की बात करेंगे जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब वायर ऐसे घूम के जाएगी तो एक बाहर की तरफ जाएगा, एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जितने अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी, बाहर की तरफ भी जीरो, अंदर की तरफ भी जीरो, केवल इसके अंदर लाई करेगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। Yes, sir. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि छोटा सा जल्दी से करेंगे, मोशन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। तो हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों और वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ध्यान से लो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, और जो फोर्स जनरेट होगा वो वी और बी के परपेंडिकुलर होगा, वी और बी के परपेंडिकुलर, वी और बी तो खुद पहले परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, खुद परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जाते ही रहेगा, काम ही खत्म। लेकिन अगर कोई अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स इसके तीन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मान के चलो, देखो ये अंदर की तरफ है, तो उसको मान लो माइनस के आई जे के होता है ना, आई जे के, तो देखो अंदर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा ये अंदर की तरफ है माइनस के, ये मेरा है आई वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर की तरफ है भी, तो फोर्स या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, वो हम निकालेंगे, बताऊंगा कैसे। तो फॉर्मूला क्या निकलता है बच्चों, Q टाइम्स वी क्रॉस बी, Q टाइम्स वी क्रॉस बी। यहाँ पे Q है चार्ज, कंफ्यूज यहीं पे करता है वो बार बार, Q की वैल्यू कभी तो ले लेगा प्लस सी, कभी ले लेगा माइनस सी, प्लस सी मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस सी मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी आपका पहले वी क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन आएगी उसमें फिर माइनस का दोबारा लगाना पड़ेगा, माइनस चार्ज की वजह से। दोबारा बता रहा हूं, अगर माइनस ई चार्ज है तो वी क्रॉस बी के की वजह से जो भी डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेना। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों, क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आई जे के वाला। आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चे, के होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है। तो जब भी हम सर्कुलर फॉर्म में जाते हैं तो उसमें लगती है पॉजिटिव वैल्यू सारे के सारे। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर जब हम इनवर्स में लगाते हैं तो क्या लगाती है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अब चेक करते हैं इसका, V क्रॉस बी है, V है I, ये है माइनस के, I और K की वैल्यू पहले निकालते हैं, I और K की वैल्यू निकालें। I और K देखोगे तो ये मैच कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को, तो माइनस के आना चाहिए, माइनस के जे, माइनस के जे आना चाहिए। लेकिन माइनस के तो पहले यहाँ पे भी तो एक एक्स्ट्रा माइनस के था, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस जे। इसका मतलब कि फोर्स कहाँ पे है बच्चे, ऊपर की तरफ। सर में आ गया, दोबारा समझाऊं, सर में आ गया अच्छे से, दोबारा समझाऊं, पहले पूछ लो, बताओ क्लियर है सभी को, दोबारा समझाऊं।
तो यार जल्दी जल्दी जवाब दिए थे, क्लियर है नहीं है, हाँ ना में जवाब ही तो देना है, इतने में टाइम क्यों लगा देते हो तुम? क्लियर है सर। क्लियर है इतना टाइम लगाते हो फिर? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, 10-20 सेकंड तुम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल में है तो वहां पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा, नो फोर्स विल बी जनरेटेड, उसी सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, और आपको पता है जब वो फोर्स जनरेट होगा कौन सी डायरेक्शन में होता है? जे डायरेक्शन में होता है। तो जे कौन सी होगी? ऊपर की तरफ होगी ना। तो ये क्या करेगा बच्चों, इसको ऐसे सर्कुलर की तरह घुमाएगा। याद है हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, सर्कुलर की तरफ घुमाने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। डायरेक्शन आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। मैंने वैसे आपको एक डायरेक्शन का तरीका और बताया था, अगर मैं थोड़ा सा ट्राई कर पाऊँ तो दोबारा देखो डायरेक्शन का तरीका क्या होता है। मान के चलो कि ये पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, और अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनते रहना तभी निकल जाएगी। इसमें भी आप पाम रूल लगा सकते हो राइट हैंड का। देखो कैसे, अपने चारों के चारों फिंगर लो, ये अंदर की तरफ है, चारों की चारों फिंगर लो इसी डायरेक्शन में ले लो, अंदर की तरफ ले लो चाहे बाहर की तरफ ले लो। पहले मान के चलो कि पाम को लो आप अंदर की तरफ, अपना अंदर की तरफ ले ली। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अंदर है ना तो अंदर की तरफ घुमाओ, अंदर की तरफ पाम घुमाओ। तो थंब आपका ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, चेक करके बताओ मेरे को। राइट हैंड यूज कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है उस डायरेक्शन में तो फिंगर ले आओ, तुम्हारी फिंगर ऐसी होनी चाहिए सारी की सारी, और पाम अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इसको घुमाओ, क्योंकि अंदर की तरफ क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है। घुमा दिया। घुमाने पे देखोगे तो आपका राइट हैंड है ना, तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा सबका? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है थंब ऊपर की तरफ? यस। यस सर। थंब की डायरेक्शन ही बच्चों फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब दोबारा बता रहा हूं, फिंगर की डायरेक्शन होगी यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब आप इसको घुमाओगे तो वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो थंब की डायरेक्शन देगा वो देगा आपका फोर्स की डायरेक्शन। इसका उल्टा करते हैं, मान के चलो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये अंदर की तरफ ही है। अब क्या होगा देखो, राइट हैंड यूज करना है। तो आपका देखो, अगर मैं पाम बाहर की तरफ रखता हूं तो नहीं निकल सकता, दोबारा अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। पाम को अंदर ले लो, फिंगर अंदर रखो, और इसको अंदर की तरफ घुमाओ। जैसे अंदर की तरफ घुमाओगे तो थंब देखो नीचे की तरफ आएगा, करके देखो दोबारा। ये ऐसे लो और इसको अंदर की तरफ घुमाओ, जैसे अंदर की तरफ घुमाओगे तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि फोर्स क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो आपके लिए सीधा सा लेफ्ट हैंड रूल तो है ही है, सीधा ये लगाओ बी वी एफ, ये भी लगा सकते हो आप। जो आपको सही लगे तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों में से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो याद करो, जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है तो एक रेडियस बना के चलता है। याद है हमने रेडियस वाला क्वेश्चन किए थे? तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? sin 90। तो फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी। क्योंकि सर्कुलर में जा रहे हैं तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्यू वी बी किसके बराबर होगा? mv² बाय आर के। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे, ये एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो mv/qv। mv क्या होता है आपका? p होता है, और आपको पता है p की वैल्यू तो हमें हमने रिसेंटली पढ़ी है 2k 2m k होते हैं। तो इसने कितने भी फॉर्मूले ऐसे बन सकते हैं, ऐसे खत्म। यहाँ पे k की वैल्यू m, यहाँ पे v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? qv से। यहाँ पे qv क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। यहाँ पे v है आपकी पोटेंशियल है, ध्यान से बोलो, वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल। करते थे ना qv = ½ mv², तो वही इसमें रिलेशन निकाला है यहाँ। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ये तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे हमने इसके ऊपर। कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, अगर सर्कल की रेडियस जितनी क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी, उतना ही कर्वेचर क्या होगा बच्चे? कम होगा। ठीक है? तो जितना लेस सर्कल होगा उतना ज्यादा कर्वेचर होगा। तो एक कई बार क्वेश्चन कर्वेचर की टर्म में पूछ लेता, तो पता होना चाहिए कर्वेचर और रेडियस में इनवर्सली रिलेशन। टाइम पीरियड,
सर जब हमने आर रेडियस निकाल ही लिया, जब हमने क्या निकाल दिया बच्चों, आर रेडियस निकाल ही लिया, तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आर है तो ओमेगा वी इजिकल टू क्या होता है बच्चे, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, वी बाय आर हो जाएगी। आर रेडियस हम निकाल चुके, कितने निकाल थी, एम वी क्यू बी, वी से वी कैंसिल, क्यू बी बाय एम। देखो क्यू बी बाय एम निकल गया आपका, ये देखो। तो वहां से टाइम पीरियड तो आप निकाल ही लोगे, अभी हम समझ चुके हैं, सारी चीजें आप कर लोगे। हेलिकल में ध्यान रखो, हेलिकल में क्या होता है बच्चों, अगर कोई पार्टिकल हेलिकली मूव कर रहा है, हेलिकली मूव इस वजह से कर रहा है क्योंकि इस बार जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, एग्जैक्टली एंगल थीटा में। तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक निकलेगा वी कॉस थीटा, एक निकलेगा वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि जो पार्टिकल होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता रहेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, और आपको पता है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है फोर्स की, सॉरी, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके से फोर्स जनरेट होगा, जो अभी हमने पढ़ा था वो वाला फोर्स। तो उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से जो रेडियस जनरेट होगी वो ये होगी। अब समझ में आया कि नहीं आया, जो वहां पे वी था वहां पे बन जाएगा वी साइन थीटा, क्योंकि ये यही तो आपका परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी बी के, तो रेडियस तो इसकी वजह से होगी। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो, क्लियर है सभी को, है ना। अब कई बार बच्चे इसमें से पिच पूछ लेता है कि पिच का डिस्टेंस क्या होगा। पिच का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये दोनों के डिस्टेंस को ही पिच बोल दिया। अगर डिस्टेंस डी है, ये वेलोसिटी है, अरे मिले तो बात कितनी आसान हो गई, आपको पता है कि पिच की लेंथ कितनी निकालेंगे बच्चे, पिच की लेंथ कितनी हो जाएगी, पिच की लेंथ वेलोसिटी ये रही और लेंथ ये रहा, और सर्कुलर में इसने टाइम लगाया कितना, टी टाइम लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने, टी टाइम लगा। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चे आपकी, वी कॉस थीटा, टाइम कितना है आपका टी, बस निकल गया। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, अभी तो निकाला था टाइम पीरियड, ये रहा। क्या ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सर नहीं कर रहा। ये देखो ओमेगा वेलोसिटी को डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो क्यू बी बाय एम ही रहेगा यहाँ पे ओमेगा, और टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय एम बाई क्यू बी। तो इसमें तो टाइम पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वेलोसिटी के चेंज होने से, तो ये तो बस रेडियस चेंज होगी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस, सॉरी टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप डायरेक्टली वाला टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, वी cos थीटा निकाल के आप पिच की लेंथ भी पूछ सकते हो, पिच विड्थ कितनी है, ये बहुत बार आ चुका तो ध्यान से देख लो। पिच की विड्थ यही रहेगी, देखो टाइम वी cos थीटा बताया था, टाइम के वैल्यू देखो एग्जैक्टली ले ली जो हमने पहले में ली थी, वेलोसिटी आ गई बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर है Yes, sir. है ना। अब इधर देखो, इसने बोला है यहाँ पे क्या बोला, कोई ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं, देखो इसने बोला कि मान के चलो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस डी है। अब इसने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो लिए हैं कि किस केस में बच्चों की, अगर जैसे जैसे यहाँ पे क्यू है, ये एम है, और एक वेलोसिटी से तो जा ही रहा होगा, उस वेलोसिटी के जाने से इसकी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगी यहाँ पे। वो रेडियस क्या बनेगी आपको पता है, एम वी अपॉन में क्यू बी रहेगा। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा रेडियस होगा, जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा रेडियस होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसको बस टच करके आ जाए बच्चों, टच करके आ जाए, टच करके आ जाए, टच करके, बस टच करके, वो हल्का सा बल या मतलब टच ना भी करे, बस इतना कम गैप हो, माइक्रो नैनो जितना भी कम गैप हो उससे करके आ जाए, तो ये आपकी रेडियस ही तो होगी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रेडियस हो गई। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी होगी कि जस्ट इसको टच करके आए। दोबारा सुनो, दो प्लेट, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वो कह रहा है कि ऐसे क्या कि बस टच कर जाए, उसको टच करके निकल जाए। तो मैं तो सिंपल बोलूंगा सर मेरी तो रेडियस यही होगी, यही तो होगी रेडियस। तो सर डी ये रहा, क्यू वी मेरे को निकालना है, सॉरी एम वी निकालना है, क्यू वाई बी गिवन है, क्यू गिवन है, एम गिवन है, वेलोसिटी में निकाल दूंगा, बस काम खत्म। लेकिन अगर वो टच नहीं करने के लिए बोलता है या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन दे देता है कि टच करेगा नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है आर निकाल देना, एम वी बाई क्यू बी से। फिर चेक कर लेना कि डी से कम है कि ज्यादा है, अगर डी से ज्यादा है तो डेफिनेटली स्ट्राइक करने लग जाएगा, अगर डी से कम है तो पूरा सर्कल बनाएगा, बस काम खत्म। सर में आ गया नहीं आ गया, क्या ये बात क्लियर है सभी को, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस यस सर। Yes, है ना। sir.
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये सोच रहा था कि क्या इसमें हम ऐसा भी निकाल सकते हैं एंगल वाइज, मतलब कितना कितना एंगल तक चला। मान के चलो देखो, सर्कल अगर अगर आर मेरा छोटा है डी से, तो हमेशा पूरा हाफ सर्कल तो बना के आ ही जाएगा, देखो किसी भी तरीके से कर लो, ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन अगर आर ही मेरा डी से बड़ा हो गया, आर मेरा डी से बड़ा होगा, तो इस केस में क्या मैं एंगल निकाल सकता हूँ? सोचो थोड़ा सा। तो मान के चलो ये तो डी है, आर मेरा क्या होगा, यहां से लेकर ऐसे चला गया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टकरा गया। पर रेडियस इसका और ज्यादा बड़ा होना था, पर अभी ये टकरा गया है। ठीक है, ये मेरा डी है। ठीक है, ये है। अब क्या चीज की मिसिंग है कि हम किस बेस पे नहीं निकाल पाएंगे कि ये क्यू है, ये एम है। आर मुझे पता नहीं है, एंगल भी मुझे को निकालना है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ किसी और तरीके से? सोचो। ना आर पता ना थीटा पता। मेरे ख्याल से तो नहीं निकाल सकता। हम्म, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो एक और टर्म गिवन होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, बस अब खत्म होने वाले पे हैं। देखो, ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। पहले थोड़ा इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर, F इज इक्वल टू क्यू ई में क्या, तो जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बच्चे फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है, तो मैंने बोला था कि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। दोबारा देखो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। और या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जनरेट करवा दी, वहां पे एक मैंने चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, तो वो मूव करने लग जाएगा उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेगा, करते 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 करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, तो इसकी वजह से भी एक फोर्स जनरेट होगा, जो कि होगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इन सबकी डायरेक्शन है, वेक्टर वाइज, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अब डिपेंड करेगा कैसे कैसे कनेक्ट, कैसे कैसे है। पहला केस आता है जब वी ई बी तीनों के तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, इस तरीके से। या फिर ऐसे भी हो सकता है, दो ऊपर एक नीचे, ऐसा भी हो सकता है, बस सेम लाइन में ही होनी चाहिए। उस केस में हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स तो जीरो होगा। सर, हम कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो भाई साहब, इसकी पे फोर्स कितना होगा, जीरो। केवल इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, वो हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स सिंपल क्या हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू ही हो जाएगा। यस और नो, है ना? हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ऊपर करंट है, नीचे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस यही तो फर्क होगा। लेकिन लगेगा तो केवल यही फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये देखो, समझ में आ गया? क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो, यस है सर। ना? ठीक है, ये बता दिया इसने। अगर E और B पैरेलल में है, लेकिन चार्ज पार्टिकल जो है, जो मूव कर रहा है, वो एक दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखो क्या होगा। अब ये क्या करेगा बच्चों, F और ई एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। सर कैसे? देखो, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एफ ही होगा। बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओगे, देखो ये आई डायरेक्शन में है, ये जे डायरेक्शन में है, तो के डायरेक्शन में होगा। के डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ होगा फोर्स। कहां पे तरफ? बाहर की तरफ फोर्स होगा, बाहर की तरफ। मतलब कि एफ ई ऊपर जे डायरेक्शन में, और ये बाहर की तरफ के डायरेक्शन। के डायरेक्शन और जे डायरेक्शन दोनों प्लस प्लस डायरेक्शन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब ये फोर्स क्या बोलेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू ऊपर जा। ध्यान से समझ रहे हो, देखो ये ऊपर जा। ये बोलेगा तू मेरी तरफ घूम के आ, मेरी तरफ घूम के आ, ऐसे मेरी तरफ बाहर की तरफ आ। तो इसका मतलब कि
कर्व पाथ फॉलो करेगा, एक कर्व पाथ फॉलो करेगा दोनों की वजह से। कैसा पाथ करेगा बच्चों? कर्व। मैं तो बोलूंगा हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, ऊपर और एक डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ भी खींच के जाएगा और अपनी तरफ भी लेके आ रहा, ऊपर की तरफ लेके आएगा ऐसे, तो ऐसे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा ये, कर्वेचर पाथ फॉलो करेगा। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस। अगर अगर एफ ई और ये वीई बी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी कैसे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा वीई बी तीनों परपेंडिकुलर, मतलब कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन में है? जे डायरेक्शन में है, और आई डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो तो बच्चे जे डायरेक्शन में ही होगा, एफ ई की वजह से फोर्स, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स होगा बच्चों माइनस जे डायरेक्शन में होगा। कैसे? आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो माइनस जे, तो दोनों के दोनों फोर्स क्या हो गए बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो मेरे को तो बल्कि ये बोलना चाहिए कि एफ ई प्लस एफ एम है वो क्या बन जाएगा बच्चे? मैग्नीट्यूड वाइज जीरो बन गया। जीरो बन गया तो आपको पता है एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी उस केस में? जीरो बन गया। टोटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी? जीरो बन जाएगा। और वहां पे Q इक्वल टू क्यू वी भी बन जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा V B के बराबर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इस बेस पे कर चुके हैं, पर ध्यान रखें तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब है बस। दो तीन और कॉन्सेप्ट है। हॉल इफेक्ट हमने पढ़ा था, हॉल इफेक्ट में क्या बोलता, ध्यान से देखो। इसमें है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब कि करंट तो देखो ऐसे ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वाई डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो आपको पता है जब वाई डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उधर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया बच्चे, तो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया, ये हो गया बच्चे वाई डायरेक्शन, कौन सी? वेलोसिटी की, वो भी नेगेटिव वाई। ये हो गया जेड डायरेक्शन, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मुझे एक चीज बताओ कि हम इसी के कॉन्सेप्ट से करेंगे कि माइनस जे क्रॉस के, ये होता है आई जे के, जे क्रॉस के होता है आई। कौन से लूप में जा रहे हैं? सिंपल, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आई होगा, तो माइनस आई पे फोर्स लग रहा है, माइनस आई पे फोर्स लग रहा है, माइनस आई पे फोर्स लग रहा है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे? सर दिक्कत ना, यहाँ पे चार्ज भी तो, इलेक्ट्रॉन भी तो है। सर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो नेगेटिव पॉइंट आएगा, माइनस ई चार्ज है, तो बच्चे माइनस आई की जगह क्या आ जाएगा फिर? प्लस आई फोर्स। सर में आएगा नहीं? दोबारा बता रहा हूं सर, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फोर्स जो होगा एक तो होगा V क्रॉस B पे, तो V क्रॉस B में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, वो ले लिया। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस के जे क्रॉस, यहाँ पे B क्या आ जाएगा बच्चों? K आ गया, तो माइनस के जे क्रॉस K दे दिया बच्चे, माइनस के I, ये खत्म हो गया। लेकिन साथ में बच्चे Q भी तो है, Q भी तो है, Q की वजह से यहाँ पे माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस आई, तो प्लस आई का मतलब कि इस डायरेक्शन में तो हो गया फोर्स। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक? क्या अच्छे से क्लियर हो गया वाला पॉइंट? यस और नो? इस वजह से फोर्स डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये क्या करेगा बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इधर की तरफ पुश करेगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। बस हर बार यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट, अब देखो मैं दूसरे वाले को किस तरीके से समझा रहा हूँ, देखो इस तरीके से समझो। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों करंट ऐसे, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, ये देखो बना रखा है। वेलोसिटी डायरेक्शन इसी से समझो ताकि समझ में आ जाए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया V। V की कौन सी डायरेक्शन है? प्लस जे डायरेक्शन है, प्लस जे क्रॉस के क्या होता है बच्चे? प्लस आई डायरेक्शन। देखो प्लस आई डायरेक्शन फोर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आइंस है, पॉजिटिव आइंस को खींचेगा फोर्स की डायरेक्शन में, यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्म और ये बन जाएगा नेगेटिव। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? अच्छा, यस सर। सभी को पहले बताओ,
ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इनको सोल्व करके खत्म करते हैं। देखो, इसने बोल रखा है ये IIT जेई का, ये 1996 का, और ऐसे अभी रिसेंट टाइम में भी आ रखा है। मेटेलिक ब्लॉक कैरिंग करंट आई सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। करंट के देखो डायरेक्शन दे रखे ये, ठीक है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। तो मेरे ख्याल से करंट की डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मेरा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से करंट की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है बच्चे। तो मुझे बताओ वेलोसिटी कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के, पहले तो V क्रॉस B निकालो। V क्रॉस B होगा माइनस के आई कैप, बी होगा प्लस के जे कैप। आई क्रॉस जे होता है के होता है, तो माइनस हो गया फोर्स। लेकिन साथ साथ, साथ साथ क्या है बच्चे यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे बच्चे नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बता रखा कोई है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज ही नहीं बता रखा ना, मूविंग चार्ज बोल रखा है, केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं बता रखा। ओहो, तो फिर हम पॉजिटिव चार्ज ही लेके चल सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता हो। जब बता ही रखा तो हम कैसे लेके चलेंगे? ई मेटेलिक बॉडी है ना, मेटेलिक बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। मेटेलिक बॉडी बोल दिया इसने, ध्यान से देख लो, ये भी बोल रहा मेटेलिक बॉडी, तो सही कॉन्सेप्ट है। दोबारा देखो, V क्रॉस B, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो माइनस के I, B डायरेक्शन बच्चे Y की तरफ है, ये हो गया J, I क्रॉस J होता है K, तो माइनस के तो होगा V क्रॉस B की जगह, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस के वजह से, तो माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस के, प्लस के मतलब कि इन दोनों में से कोई एक होगा। दोनों सेम दे रखे, दोनों सेम दे रखे, बस तो फिर ठीक है। सर मैं आगे बच्चों, यहां तक यस और नो क्लियर है सभी को? यस सर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बस खत्म, चलो लास्ट है तो कर ही लेते हैं, देख लो एक बार। आयनाइज्ड गैस कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज सब्जेक्टेड टू साइमल्टेनियसली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड डायरेक्शन में। अच्छा, और उसके अंदर आयंस पड़े हुए हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। प्लस एक्स डायरेक्शन बच्चे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। वो पूछ रहा है कि जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो डिफ्लेक्ट कौन सी डायरेक्शन में होंगे। तो एक चीज बताओ, ये वाले जो आयंस होंगे जो फोर्स की तरफ, अब ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, हमें पता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ध्यान से देखो, जो पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से होंगे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। लेकिन लेकिन साथ साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, बी यहाँ पे है, वेलोसिटी इनकी यहाँ पे होगी, पॉजिटिव की ये हो गई, नेगेटिव की ये हो गई। अगर हम देखें ये आई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, प्लस जेड, तो ये हो गया आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होता है बच्चे? आई क्रॉस के क्या होता है? आई जे के। आई क्रॉस के होता है उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के जे डायरेक्शन होगी, मतलब कि जो फोर्स जनरेट करेगा वो माइनस जे डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में करेगा। इसका भी देख लेते हैं, ये जा रहा बच्चे कौन सी डायरेक्शन में? माइनस के एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और ये नेगेटिव आइंस भी है, ठीक है, माइनस के एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस के आई क्रॉस में के। माइनस के आई क्रॉस में के हो गया, पहले तो आई क्रॉस के निकालो, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, तो ये हो गया प्लस जे हो गया, माइनस माइनस प्लस जे हो गया। लेकिन नेगेटिव आयन भी तो है, तो नेगेटिव आयन की वजह से माइनस जे और हो जाएगा,
ये भी माइनस जे, ये भी माइनस जे, तो आंसर क्या होगा? सारे के सारे माइनस जे डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमेशा आप निकालोगे वी क्रॉस बी, वो निकाल लोगे, जो भी डायरेक्शन दे रखे वो निकाल, उसके बाद चेक करना है पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, बस। अब 3-4 बार क्वेश्चन कर लिए, सर में आ चाहिए। पहले वी क्रॉस बी निकालोगे, फिर बाद में माइनस की और डायरेक्शन लगाओ। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक सभी को अच्छे से? यस सर। Yes, sir.